ऑलराइट बच्चों, चलो लेट्स कंप्लीट द आंसर टू दिस इलस्ट्रेशन 3। सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा चल रहा था? 8। ठीक है, आपने ग्रॉस टोटल इनकम तक लिखा क्या? ऑलराइट, ग्रॉस टोटल इनकम, कैन यू जस्ट कंफर्म द नंबर्स? कितना आ रहा है? आरओआर का कितना है? 3,52,000। ठीक है। आर एनओआर का 2,18,000 एंड आरओआर 1,83,000। राइट। उसके नीचे लिखना लेस लेस। आपको अगर याद है अपना जो लास्ट जो अपना लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है, कहां गया इंटरेस्ट इनकम? ये लुक एट दिस इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंटरेस्ट इनकम का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 10,000 रुपीज का। रीजन सुनो, एवरीवन प्लीज सेटल डाउन। चालू हो गया क्लास? क्या बोल रहा हूं मैं? डिडक्शंस जब भी गवर्नमेंट देती है ना, उसके पीछे कुछ रीजनिंग होता है ना? जब भी गवर्नमेंट डिडक्शन अलाउ कर रही है, मतलब गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। नाउ गवर्नमेंट इंश्योरेंस को प्रमोट करती है बिकॉज अपना कंट्री अंडर इंश्योर्ड है। बहुत कम लोगों का इंश्योरेंस है। ठीक है, बहुत कम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं अपने कंट्री में कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सिमिलर लॉजिक से मैंने आपको बताया था कि सेविंग्स अकाउंट अगर कोई नया नया ओपन करता है फर्स्ट टाइम, और उसमें अगर वो पैसे जमा कर रहा है, उसका जो इंटरेस्ट इनकम है टैक्सेबल तो होगा फर्स्टली, बट देन यू हैव टू ऑल्सो गिव डिडक्शन अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। फिर से बता रहा हूं ट्रीटमेंट क्या होगा। ये 12,000 का पहले क्या करोगे? पहले ये ऐड होगा इनकम में, है ना? जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हो, 5 हेड्स को जोड़ते हो, ये इंटरेस्ट इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। किस में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 12,000 टैक्सेबल हो गया। बट जब ग्रॉस टोटल इनकम में ये आ गया 12,000, उसमें से डिडक्शन में आपको मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन और अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां लिखना लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80 टी ए। अंडर सेक्शन 80 टी ए। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80 टी ए, कैपिटल है सब। ठीक है। ऑन सेविंग्स अकाउंट, एक सेकंड अंडरलाइन करो पूरा। उसके नीचे लिखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। हाँ, ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम सीलिंग। मैक्सिमम सीलिंग, सीलिंग क्या होता है? सीलिंग मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, मैक्सिमम सीलिंग, उसका मैक्सिमम सीलिंग इज 10,000 रुपीज। तीनों जगह 10,000 माइनस करो और फिर नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करो। कितना है? 3,42,000, 2,08,000, 1,73,000। प्लीज राइट ऑन द कंक्लूजन एज वेल। तीनों कैटेगरीज में उसका क्या इनकम होगा, आपको अलग से कंक्लूजन लिखना है। चलो, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क है। डन एवरीवन?
कंक्लूजन में बस आपको इनकम लिखना है, नेट इनकम। किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा लिख दो ना, इनकम ऑफ असेसी इन द फॉलोइंग केसेस शैल बी। इन द फॉलोइंग केसेस मतलब कौन से केसेस है, नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ, लिख सकते हो, बट पूरा फुल फॉर्म लिखो, शॉर्टकट नहीं चलेंगे। नहीं चलेगा शॉर्टकट, मार्क्स काटेगा वो 100%। बिलीव इट और नॉट, मार्क्स कटते हैं। कहाँ लिखा हुआ है पास्ट ईयर, कौन सा आंसर? क्वेश्चन पेपर में वैसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा है तो ये आंसर लिखना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करो। ठीक है, सी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपको 50-60% पेपर चेकर मार्क्स दे देंगे, ठीक है, बिकॉज इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आर ओ आर लिख रहे हो तो। बट अगर सपोज कुछ लोग अगर नहीं दे रहे हैं मार्क्स, मार्क्स काट रहे हैं, वी कैन नॉट क्वेश्चन ना कि भाई मार्क्स क्यों काटा। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, हर एक पेपर चेकर का दिमाग अलग होता है। मेरा काम है आपको सही मार्क्स दिलाना, ठीक है। लिखो नोट्स वहां पे नीचे, नोट्स में बच्चों सबसे फर्स्ट लिखो वहां पे, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट untaxed income will not be considered, past untaxed income will not be considered as income for AY, past untaxed income will not be considered as income for AY 26-27। क्या होता है ये पास्ट अनटैक्स्ड इनकम? पिछले कोई साल में आपका इनकम आपने कम बताया था, तो वो उसी साल में असेस होगा, इस साल का असेसमेंट में ऐड नहीं होता है, क्योंकि हर साल असेसमेंट ईयर चेंज होता है तो टैक्स के लॉस भी चेंज होता है, ठीक है, दैट्स वाई। नंबर 2, सेकंड पॉइंट लिखना, बच्चों ये गिफ्ट का क्या करोगे, वेडिंग के दिन अगर गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, बट अगर वेडिंग एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी के दिन मिलता है तो टैक्सेबल है, ठीक है। लिखो वहां पे, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, ब्रैकेट में लिखो नॉट एनिवर्सरी, नॉट एनिवर्सरी, ब्रैकेट क्लोज, shall be exempt from tax, shall be exempt from tax। लिखा? एंड देन नंबर 3 लिखना, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन इंडिया, agricultural income from a land in India is exempt under section, कौन सा है, 10(1), 10(1), रोमन नंबर नहीं है, 1 नॉर्मल नंबर है। हो गया, राइट बच्चों। नाउ ध्यान से सुनो, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। आपके नोट्स में अलग से आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन 9 दिखेगा, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। कैन यू पुट दिस हेडिंग एंड ऑल्सो, क्या कर सकते हो, रुक जाओ, मेरे को लगता है कि आपको अलग से कलर नोट्स में इसका प्रिंट और मिला है, ये है क्या, 911 है ना लिखा हुआ? ठीक है, हाँ, डू वन थिंग, सेक्शन 9, ये इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, जस्ट पुट दिस हेडिंग इन द नोटबुक। दिया रेफरेंस?
बताओ कुछ, चलो ध्यान दो बच्चों। ये देखो, पहले तो आपको एक चीज थोड़ा सा ना रिवीजन कराता हूँ, ठीक है? पूरा रिवीजन करें क्या स्टार्टिंग से? ठीक है, बताते जाओ। हम लोगों ने सबसे फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस, ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया था, ठीक है? तो इंडिविजुअल रेसिडेंट नहीं तो नॉन रेसिडेंट बन सकता है। तो रेसिडेंट कैसे बनता है? 6(1) में दो बेसिक कंडीशंस लेके। व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन? अपने प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहना चाहिए। नहीं तो सेकंड बेसिक कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, अपने प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन 4 years immediately preceding the previous year, ठीक है? तो दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट होता है, यू आर रेसिडेंट। इफ यू आर नॉट मीटिंग एनी ऑफ दीज टू कंडीशंस, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम नॉन रेसिडेंट, ठीक है? बच्चों अभी बताओ, रेसिडेंट बनने के बाद हम लोग अब और क्या चेक करते हैं? ROR है या RNOR है? तो RNOR कैसे चेक करते हो? सेक्शन 66 है, इसमें एडिशनल कंडीशंस लिखे हुए हैं। कितने हैं? दो एडिशनल कंडीशंस। व्हाट इज द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन? अपना प्रीवियस ईयर छोड़ दो, ये सब प्रीसीडिंग का खेल है, ठीक है? प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में से 9 टाइम्स वो नॉन रेसिडेंट हो रहा है क्या, कम से कम, ठीक है? 10 के 10 में हो रहा तो बहुत ही अच्छा, ठीक है? और सेकंड, प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स में उसको 729 या उससे कम दिन स्पेंड करना है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट होता है, ही विल बिकम RNOR। अदरवाइज ROR। दोनों भी मीट नहीं कर रहा है, ROR, ठीक है? अच्छा, फिर हमने क्या किया था बच्चों? हमने कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस किए थे, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो कंडीशंस है ना, इसमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन हम लोग कंफर्म करते हैं, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं करना है, ठीक है? कौन सी दो एक्सेप्शंस में? इजी तरीके से बता सकते हो, इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है और इंडिया का सिटीजन जो बाहर था वो इंडिया में आ रहा है। थोड़ा डिटेल में बताओ, इंडियन सिटीजन जब इंडिया बाहर जा रहे हैं, क्या रीजन है? फर्स्ट टाइम गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, या फिर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, ठीक है? अच्छा, तो बच्चों ये देख लो, इंडियन सिटीजन कहां जा रहे हैं? ये आउटसाइड इंडिया जा रहा है, ठीक है? दो रीजन है, या तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, या तो ये शिप का क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। फर्स्ट टाइम जाना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट टाइम जाना चाहिए, वहां लिखा नहीं बट फर्स्ट टाइम जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक और चीज है, अगर सपोज कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ना हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसके पेरेंट्स या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, ही विल बिकम PIO। सो इन दीज टू केसेस यू शुड सी कि ये पर्सन इंडिया विजिट को आ रहा है क्या, विजिट को आया इंडिया। अगर ये दो केसेस है तो आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करना होगा, कौन सा? 182 डेज वाला। बट बच्चों इसमें हमने एक और चार्ट बनाया था, वो सेकंड जो चार्ट बन रहा है, दिस इज टू एक्सप्लेन दिस सेकंड वाला एक्सेप्शन। सेकंड चार्ट का हेडिंग क्या है मैं आपको याद दिला रहा हूं, इफ यू कैन रिकॉल चार्ट नंबर 2। ये किसको एप्लीकेबल है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट के लिए आता है इंडिया। इसमें आप सबसे पहले पूछो 182 डेज और मोर वाला कंडीशन मीट हो रहा है क्या? अगर इसका आंसर है यस, तो फिर ROR या RNOR के लिए आप जैसा 66 लगाते हो वैसे एप्लीकेबल करो। बट अगर इसका आंसर नो है, इफ इज नॉट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 182 डेज, छोड़ो मत इसको। अब एक और क्वेश्चन पूछो, तो अमीर है या गरीब है? अमीर कैसे डिसाइड करोगे? इंडियन सोर्स इनकम, या फिर इसको ऐसे बोलो, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। अगर 15 लाख के ऊपर है क्या पूछो। अगर यस है तो और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर नो है ना तो इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर अस। बट अगर इसका आंसर यस है तो आस्क हिम इफ ही इज मीटिंग अनदर कंडीशन ऑफ 120 डेज इन प्रीवियस ईयर, 120 डेज और मोर, ठीक है? एंड 365 डेज इन 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये कंडीशन मीट करता है तो ये डीमिंग प्रोविजन की वजह से RNOR बनेगा, अगर नहीं करता है तो NR बनेगा। करेक्ट है, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, परफेक्ट। चलो ठीक है बच्चों, इसके बाद में मैंने आपको और कुछ बताया था। कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन शिप में इंडिया के बाहर घूम रहा है वोएज पे, इन दैट केस हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में कब वो एंटर कर रहा है जहाज में और कब वापस जहाज से एग्जिट कर रहा है, साइनिंग ऑफ। तो डेट ऑफ एंटरिंग द शिप एंड डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, ये डेट्स हमें एक्सक्लूड करना है क्योंकि इतने दिन इतने पीरियड वो इंडिया के बाहर था। वो मिस्टर आनंद वाला फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किया था, वही किया था, ठीक है?
राइट, वेरी गुड बच्चों। इसके अलावा अब मैंने आपको क्या बताया था, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड एन आर, एक चीज और बता सकते हो एच का कैसे होता है? एच का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हो? फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछो, क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होनली और पार्टली इन इंडिया है? कहीं से भी अगर इंडिया से थोड़ा बहुत भी उसका कनेक्शन है तो रेसिडेंट होगा। बिल्कुल इंडिया से कुछ भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं रहा, क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। वंस एन एचएफ इज रेसिडेंट देन इन दैट केस आर ओ आर या आर एन ओ आर हम लोग कर्ता के बेसिस से डिसाइड करते हैं। तो कर्ता को हम लोग 6 के कंडीशन चेक करेंगे। अगर करता 6 के दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक मीट करता तो एचएफ विल बिकम आर एन आर, नहीं करता तो आर ओ आर। ठीक है, राइट। अच्छा बच्चों, हैविंग सेड दिस, अब ये देख लो, हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट किस तरीके से कौन सी कैटेगरी को टैक्स लगाती है, आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड एन आर। तो बच्चों अपने गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होगा आर ओ आर पे, थोड़ा कम आर एन आर पे, सबसे कम एनआर पे। ठीक है, तो 4 सिचुएशंस मैंने बताए थे, है ना। फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, इनकम अक्रूड इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया में अक्रू हुआ है, डू नॉट गो एनी फर्दर, तीनों को टैक्सेबल होगा क्योंकि अपने गवर्नमेंट के पास बहाना है, रीजन है टैक्स लेवी करने का। ठीक है। सेकंड बच्चों, अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, अक्रू या रिसीव दोनों में से कोई भी इंडिया में होता है तो तीनों को टैक्स लगेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ अक्रूवल? ओरिजिन, सर्विस या गुड्स किधर से रेंडर हो रहे हैं या किधर हम लोग सेल कर रहे हैं, वो ओरिजिन वो चेक करते हैं। ठीक है। इंडिया का इंजीनियर मुंबई में सर्विसेज दे रहा है, कंप्लीट करो ना, अक्रू कहां हुआ है? इंडिया में। इंडिया का इंजीनियर यूएसए जाके सर्विसेज देता है, अक्रू इन यूएस है, क्योंकि सर्विसेज उधर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आपको ये चेक करना है कौन से प्लेस में सर्विसेज रेंडर किए जा रहे हैं या कौन से प्लेस में गुड्स सेल किए जा रहे हैं, वहां होगा अक्रूवल, ओरिजिन। जर्मनी के बॉन्ड से जर्मनी में अक्रू हुआ। ठीक है, तो अगेन उस हिसाब से करते हैं हम लोग। नंबर 3, सपोज अक्रूवल या रिसीट ये आउटसाइड इंडिया हुआ है, पर वो बिजनेस को आप वो बिजनेस को क्या कर रहे हो, इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो। तो हम लोग फर्स्ट सेकंड दो केसेस में टैक्स लगाएंगे, एनआर को हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। एंड लास्ट, एवरीथिंग इज आउटसाइड इंडिया, सब कुछ इंडिया के बाहर हो रहा है, सिर्फ आर ओ आर, क्योंकि वो आर ओ आर है इसलिए टैक्स लग रहा है, बाकी दो जगह नहीं लग रहा है। क्लियर है? पक्का? सिचुएशन दिमाग में? ओके बच्चों देख लो, एक चीज बताओ, यह चैप्टर अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बट देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। कॉन्सेप्ट वाइज मैक्सिमम चीजें हो चुकी है, अब कुछ बहुत अनोखा नहीं बताऊंगा, बट ये क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपका ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि बहुत आपको क्या होगा, अलग अलग सिचुएशंस डाल के कंफ्यूज करेगा वो। ठीक है, अब देख लो बच्चों, अक्रूवल इंडिया में अगर होता है तो हमारे गवर्नमेंट को तीनों को टैक्स लगाने का बहाना मिल रहा है। कौन सी चीज? अक्रूवल। ठीक है, रिसीव इंडिया में हो रहा है तो भी तीनों को टैक्स लगाने का बहाना मिल रहा है। ठीक है, कैन यू जस्ट टेल मी, आपको क्या लगता है, कब पे अंदाजा बताओ, डिस्कशन करते पहले, ये फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन बहुत इजी है समझना, जिसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, समझना अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए? दो सिचुएशंस में इजी कौन सा है समझना? आप फर्स्ट बोल रहे हो, अक्रूवल इजी है बच्चों, अक्रूवल ही तो कंफ्यूज करेगा, अक्रूवल कंफ्यूज करेगा आपको। मैं बताता हूं सुनो, ओरिजिन कभी कभी आइडेंटिफाई करना इट बिकम्स अ टास्क, बट ये तो यार कोई छोटे बच्चे को भी समझाऊंगा ना समझ में आएगा, रिसीव कहां हुआ है, पैसा किधर मिला, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पैसा इंडिया में मिला, रेसिडेंट इंडिया, पैसा इंडिया के बाहर मिला, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसमें मतलब ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं है, इसमें कुछ बहस वाला पार्ट नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नहीं आएंगे। ठीक है, बट किधर कंफ्यूजन होगा पता है? फर्स्ट पॉइंट में, अक्रू कहां हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, इमेजिन करो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट ने उसको श्रीलंका भेजा, क्यों? श्रीलंका में इंडिया का एम्बेसी है, वहां पे वो नौकरी कर रहा है, श्रीलंका में इंडिया का पर्सन जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। आपको एम्बेसी पता है क्या होता है? यू ऑल नो ना एम्बेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? श्रीलंका में कोई इंडिया का पर्सन फंस गया, उसके डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए, तो वो इंडियन एम्बेसी ढूंढेगा श्रीलंका में कहाँ है, वहां जाके उसको अपने इंडिया के डॉक्यूमेंट्स वापस से वो
जो है प्रोड्यूस करके वापस इंडिया आएगा. सो दैट इज हाउ इंडियन एम्बेसी इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह है. दुबई में होकर चला गया घूमने के लिए, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, दुबई से वापस इंडिया आना है, कैसे आओगे? इंडियन एम्बेसी ढूंढो. तो अपने कंट्री का एम्बेसी हर जगह है, वर्ल्ड में हर जगह अपने कंट्री का एम्बेसी है. अब अपने कंट्री का एम्बेसी जो अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट होता है, अपने कंट्री का ऑफिस अपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो. नो इमेजिन दिस, कोलंबो में इंडियन एम्बेसी है, श्रीलंका में बेसिकली, है ना. श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो, वहां पे इंडियन एम्बेसी है. और इंडियन एम्बेसी में अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंडियन एम्बेसी जाएगा. वो इंडियन एम्बेसी में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो इंडियन गवर्नमेंट के नौकर एम्प्लॉइज है, उनको सैलरी कौन पे करता है? इंडियन गवर्नमेंट. नाउ टेल मी, वो श्रीलंका में अगर बैठ के पूरा साल काम कर रहा है तो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, क्या है? बच्चों सुनो अच्छे से, ही विल बिकम नॉन रेसिडेंट बिकॉज वो इंडिया के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है. आउट श्रीलंका में बैठा है यार पूरे साल, ठीक है. भले ही उसको टेक्निकली हम लोग इंडियन एम्बेसी को इंडिया का पार्ट ट्रीट करते हैं, बट फॉर ऑल दी रीजन ही इज अ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि इंडिया आए नहीं, वो श्रीलंका में बैठ के जॉब कर रहा है. अब वो क्योंकि पूरे 365 दिन इंडिया के बाहर है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है. अब अपनी गवर्नमेंट बोल रही है बेटा तेरे को सैलरी तो हम दे रहे हैं, ठीक है. अब बहस ये होती है अक्रियू कहां हुआ बताओ, क्यों हुआ बाहर? सर्विसेज आउटसाइड दे रहा है बट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अक्रूवल तो उसका ओरिजिन तो इंडिया से है. ये देखो मैं आपको यही बता रहा हूं, यहां पे क्या इंटरप्रिटेशन अलग हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं. अक्रूवल का मीनिंग क्या है? ओरिजिन. मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी लोग, अक्रूवल मतलब क्या? ओरिजिन. अब बहस कोई क्या कर सकते हैं बताए? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एट द एंड कहां बैठा है वो मैटर नहीं करता है. ही इज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लियर कनेक्शन तो इंडिया से है डेफिनेटली. वी कैन नॉट इग्नोर कनेक्शन फ्रॉम इंडिया, ठीक है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बोलेगी देखो भले ही आपको लग रहा है कि वो सर्विसेज इंडिया के बाहर बैठ कर दिया इसलिए अक्रूवल इंडिया के बाहर हुआ है, बट हम लोग इसको मानेंगे डीमिंग प्रोविजन के तहत. दिस इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया. डीमिंग प्रोविजन इसलिए तो लिखा है बिकॉज अनलेस डीमिंग प्रोविजन लिखा जाता था आप इंटरप्रेट करते थे श्रीलंका में अक्रू है और नॉन रेसिडेंट है, श्रीलंका में अक्रू भी हो रहा है, रेसिडेंट श्रीलंका में हो रहा है, वो इंडिया है नहीं, तो नॉन रेसिडेंट को आप फोर्थ कैटेगरी में आप इसको टैक्सेबल करोगे ही नहीं. तो ऐसे तो कोई भी पर्सन जो इंडिया के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के बाहर गया वो तो बच जाएगा, है ना. दैट्स व्हाई ऐसे लोगों को हम लोग टैक्सेबल कर रहे हैं. कैसे टैक्सेबल कर रहे हैं? ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा. इट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया. जबरदस्ती डीमिंग प्रोविजन आ गया, समझ में आया? ठीक है. सेक्शन 9 पूरा का पूरा डीमिंग प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा है. तो जहां पे भी आपको लगेगा अरे यार ये तो अक्रू इंडिया में नहीं हुआ है, वहां पे डीमिंग प्रोविजन की वजह से जबरदस्ती हम लोग मानेंगे कि भाई वो अक्रू हो चुका है इंडिया में. आर यू गेटिंग दी कॉन्सेप्ट? बोलो सबको दिमाग में बैठ रहा है क्या? एक मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया आपको, है ना. ऐसे बहुत सारे केसेस है. ओके बच्चों इस लेक्चर में फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आप लोगों का, इसको बिल्कुल हल्के मत लो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करो. हो गया? बोलो, बताओ कुछ, ध्यान दो. ये देख लो यहां पे बच्चों क्या लिखा है. एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, सब लोग ध्यान से सुनना. हम लोग एक एक करके सेक्शंस को पिक करें एंड ट्राई टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर एग्जैक्टली. होगा वो लर्न, ठीक है. बिकॉज बहुत सेलेक्टेड सेक्शंस हम लोग बहुत डीपली जा रहे हैं तो लर्न हो जाता है, मेरे को तो ऐसा लगता है पर्सनली. आ जाओ बच्चों यहाँ क्या लिखा देख लो अच्छे से. सी इधर ये क्या बोल रहा है? इधर बोल रहा है ये इनकम, ठीक है, कौन सा इनकम? इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. अब मैं बता दूं आपको क्या है, ठीक है. बच्चों देख लो कभी कभी क्या होता है कि इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया के बाहर, भले ही वो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुआ है बट उस इनकम का इंडिया से कुछ बिजनेस कनेक्शन है. बिकॉज दैट बिजनेस कनेक्शन इज इन इंडिया हम लोग टैक्स लगाएंगे. अब वो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं. सुनो ये देख लो यहाँ पे आप एक ही काम करना, आपके नोट्स में ऐसे ही प्रिंट आया क्या? ये चार्ट मेरी हैंडराइटिंग में है क्या? ठीक है ओके. तो अब आप बस ये एरो यहां से यहां कर दो, इसमें ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं.
ठीक है, ऑलराइट। नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, सी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी बनाते हैं और वो कंपनी का इंडिया में लोकल सब्सिडरी बनाते हैं और यहाँ प्रोडक्शन करके फिर वो क्या करते हैं, उसको अपने कंट्री लेके जाते हैं और फिर सेल करते हैं। ये देख लो, आई डू वन थिंग, मैंने ना यहाँ पे अलग से ये जो पॉइंट्स लिखे ना इसको एक्सप्लेन किया है आपके कलर नोट्स में बच्चों, ये देख लो, क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं चार्ट में, इसलिए अलग से एक्सप्लेनेशन दिया है। इधर ध्यान से सुन लो पहले अच्छे से, बाद में हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। एवरीवन सुन लो पहले, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 911। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझ रहे हैं, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देख लो यहाँ क्या लिखा है, फॉर्मिंग अ लोकल सब्सिडरी। लुक एट दिस केस, कोको कोला इनकॉर्पोरेशन, ये कौन है, नॉन रेसिडेंट। कैसे, क्यों है नॉन रेसिडेंट? आंसर ये होना चाहिए, सर हमें नहीं पता, आपने नहीं सीखा है अभी तक कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। अपने मन से क्यों बोल रहे हो यार, मैंने अभी तक आपको दो ही कैटेगरीज का रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाया है। किसका, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, कंपनी का बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप कोको कोला इनकॉर्पोरेशन को नॉन रेसिडेंट मानो, ओके। ऑफ कोर्स आपका लाइन ऑफ थिंकिंग सही है, क्योंकि सर ये इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं बताया, सीखेंगे हम लोग, छोटा ही डेफिनेशन है उसका भी। अच्छा अब ये देख लो बच्चों, कोको कोला इनकॉर्पोरेशन ये ओरिजिनली यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर दैट रीजन इट इज अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा ये क्या करते हैं, ये इंडिया में एक सब्सिडरी बना रहे हैं, और एक्चुअली ऐसा है भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में एक सब्सिडरी बनाया, सब्सिडरी का नाम क्या है, कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी 100% सब्सिडरी है, ओके। अब ये क्या करते हैं, ये इंडिया में अगर कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया में कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, और इंडिया में बिजनेस करके ये जो भी पैसा अर्न किया जा रहा है ये इसको अपने देश में लेके जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है बताए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया इज डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रूड इन इंडिया। देख लो, भले ही आप ऐसा सोचोगे सर कोको कोला इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया के बाहर है, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है और वही पैसा दे रही है इसको, तो अक्रू तो इंडिया के बाहर हुआ है, नहीं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर आप भले ही ओरिजिनली इंडिया के बाहर हो, बट आप इंडिया में सब्सिडरी के थ्रू अगर ये सब बिजनेस करते हो तो क्या होगा, तो भी वो डीम टू अक्रू इन इंडिया है, तो भी वो क्या है, डीम टू अक्रू इन इंडिया। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बहुत बार क्या होगा, सुनो, कुछ कुछ कंपनी सोचते हैं यार हम लोग डायरेक्टली इंडिया में आके अगर हम लोग बिजनेस चालू करेंगे तो हम लोगों को तो क्लियरली ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, बट ये क्या सोच रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली खुद नहीं करते, सब्सिडरी बना के हम लोग इंडिया में बिजनेस करेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं बचोगे। अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में सब्सिडरी रूट के थ्रू इनडायरेक्टली अगर वो इंडिया में बिजनेस भी कर रही है तो भी हम लोग उसको डीम कर रहे हैं कि भाई ये आपका ही इनकम है। आप डायरेक्टली आके खुद होल्डिंग कंपनी यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करो या सब्सिडरी के थ्रू करो, वो हम लोग डीमिंग प्रोविजन के तहत उसको मानेंगे कि दिस इज डीम टू अक्रू इन इंडिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा नाउ इसमें क्या होता है बच्चों, सेकंड केस, मेंटेनिंग अ ब्रांच फॉर सेल ऑफ गुड्स, मेंटेनिंग अ ब्रांच। अब देखना अच्छे से, बहुत सारे बाहर के कंपनीज क्या करते हैं, वो इंडिया में एक ब्रांच के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में कोई ब्रांच भी कर रहे हो और ब्रांच के थ्रू अगर आप वो बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस कनेक्शन तो सीधा सीधा इंडिया से, एंड फॉर दैट रीजन आपका जो भी इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन है हम लोग उस पर टैक्स डेफिनेटली लगाएंगे। आप नॉन रेसिडेंट हो तो क्या हो गया, आपने इंडिया में ब्रांच के थ्रू आपका बिजनेस किया। दिस इज क्लियरली क्लैरिफिकेशन है ये कि भाई इंडिया में अगर आप ब्रांच के थ्रू बिजनेस करो, इंडिया में आप सब्सिडरी के थ्रू बिजनेस करो, कैसे भी रूट से बिजनेस करो, इंडिया में आप एजेंट लगा के भी बिजनेस करो ना तो भी हम लोग टैक्स लगाएंगे। ये देख लो कितने सारे कंपनीज ऐसे ही करते हैं। नाइकी इनकॉर्पोरेशन, बच्चों आप कितने सारे स्टोर्स देखोगे इंडिया में नाइकी के, ठीक है। कोई भी ब्रांड इंडिया में अगर स्टोर्स लॉन्च कर रहा है, ब्रांचेस बना रहा है और ब्रांचेस के थ्रू अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो हम लोग वो ब्रांचेस से जो इनकम उनका अर्न हुआ है वो हम लोग इनकम इंडिया से अक्रू हुआ है, इंडिया में अक्रू हुआ है, वो हम लोग अज्यूम करके इनको टैक्स लेवी करेंगे। सीधी सीधी बात है। तो नाइकी ने क्या किया, इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस ओपन किए बिजनेस करने के लिए। यहाँ लिखा है इनकम शैल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया अंडर सेक्शन 911। समझ में? बिजनेस कनेक्शन इंडिया से, हाँ क्लैरिफाई किया, हाँ ऑब्वियस लग रही, बट दे हैव स्टिल क्लैरिफाइड दिस फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन। उन्होंने लिख दिया कि भाई ये देख लो ये हम लोग ऐसा केस होता है तो हम लोग टैक्स लगाने वाले, ठीक है। भले आपको लगेगा ये तो एकदम ऑब्वियस है, सीधा सीधा डीमिंग प्रोविजन क्यों बोल रहे हैं इसको, बट दे हैव क्लैरिफाइड दिस कि कोई बाहर वाला इंडिया में अलग अलग रूट से पैसा कमा रहा है ना तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि दे हैव
दिस इज डीम टू अक्रू इन इंडिया, उस पर टैक्स लगेगा। एक सिंपल चीज बताता हूं, सुनो ये देखो। आप इंडिया में आप इंडिया में डायरेक्टली पैसा कमा सकते हो, इनडायरेक्टली भी पैसा कमा सकते हो। सुनो इधर, डायरेक्टली कमा रहे हो तो वहां पर डीमिंग प्रोविजन लगेगा नहीं। इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है? आपने खुद इंडिया में आपका जो बिजनेस है सीधा स्टार्ट नहीं किया, आप सब्सिडरी के थ्रू चालू कर रहे हो, जैसे कि कोकोला कर रही है। आप सब्सिडी को बीच में लेके आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे, आपको हम लोग कभी भी टैक्स लगेंगे। सेकेंडली, और क्या लिखा है, अगर आप इंडिया में ब्रांच के थ्रू कर रहे हो, ब्रांचेस आपने ओपन किया और ब्रांचेस के थ्रू अगर बिजनेस करो, वो भी हम लोग डीम करेंगे, दिस इज डीम टू अग्री इन इंडिया। एंड लास्टली बच्चों, ये तो एक खतरनाक चीज है, इरेक्टिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया। इंडिया में आके ये सिर्फ फैक्ट्री लगा रहे, बेच नहीं रहे। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं, इंडिया में आके क्या किया, बाहर के नॉन रेसिडेंट कंपनी ने इंडिया में सिर्फ फैक्ट्री लगाया। नाउ आई विल टेल यू द रीजन, बहुत सारे कंपनीज आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। अब आप एप्पल को देख लो, एप्पल के केस में एप्पल क्या करती है, एप्पल अपना प्रोडक्शन कहां करती है, ऐसे में पड़ा है, चाइना करती है, बट वो प्रोडक्शन कर रही है वहां पे सिर्फ, ठीक है। प्रोडक्शन करने के बाद वो सेल तो पूरी दुनिया में कर रही है। वैल्यू चेन में चाइना कहां फिट होता है, ओनली प्रोडक्शन में। प्रोड्यूस करने के बाद वो बेच तो रही है उसको पूरी दुनिया में। सिमिलर केस हो सकता है क्या, कोई बाहर की कंपनी इंडिया आई सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है और इंडिया में गवर्नमेंट थोड़ा उनको हेल्प भी कर रही है रिसोर्सेस से। अब क्या होगा, इंडिया आए, मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करके आप क्या कर रहे हो, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और अगेन आप आपके कंट्री में बेच रहे हो। ऐसे में आप ये बहस कर सकते हो, ये तो अक्रू इंडिया में वही नहीं। सी, यहां देख लो, मिस्टर ए कौन है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इंडिया में आया, फैक्ट्री सेट किया, ठीक है। इंडिया में जो फैक्ट्री सेट किया उससे इसने क्या किया, सपोज स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर किया, क्या किया, स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, यूएसए में असेंबल करता है और यूएसए में फिनिश्ड गुड्स पूरा कंप्लीट किया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, थोड़ा हेल्प करो बच्चों। इसका जो पूरा फिनिश गुड्स था उसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल से समथिंग लाइक कार, ठीक है। इमेजिन समवन लाइक एलोन मस्क क्या कर रहा है, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट उसने कार के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए। पूरी कार मैन्युफैक्चर नहीं की, कुछ स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर किया। बच्चों बहुत सारे कंपनीज ऐसे ही करते हैं, इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में फैक्ट्री लगाया, कुछ स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे बना दिए, वो स्पेयर पार्ट्स वापस भेज रहे, कहां पे, फैक्ट्री उनका यूएसए में भी है, वहां पे असेंबली कर रहे हैं, असेंबल करके फिर फिनिश गुड्स बना रहे हैं। अब ये क्या बहस कर रहे पता है, मिस्टर क्या बोल रहे पता है, मिस्टर बोल रहे हैं देखो हमने पूरा फिनिश गुड्स कहां बनाया, यूएसए में, इंडिया में सिर्फ एक स्पेयर पार्ट बनाया है, तो हमारा टेक्निकली अक्रूवल तो इंडिया के बाहर हुआ है, क्योंकि हम लोग इंडिया के बाहर पूरा कंप्लीट करके उसको सेल कर रहे हैं, सेल भी इंडिया के बाहर हुआ है। अपनी गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई ये तो चीटिंग है, तूने इंडिया का कुछ यूज तो किया है। डू यू ऑल अग्री और नॉट, थोड़ा बहुत ही सही स्पेयर पार्ट भी बना है तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है नहीं। अपने कंट्री का आप यूज करोगे, हमारे देश के आप रिसोर्सेस यूज करोगे और आप बोल रहे हो कि हमारे देश से अक्रूवल नहीं हुआ, ये तो गलत बात हो गई। अपनी गवर्नमेंट के पास रीजनिंग है यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का, बट यहाँ पे एक और कंट्रोवर्सी बताओ, सुनो अच्छे से क्या हो रहा है। इज इट पॉसिबल कि पूरे वैल्यू चेन में इंडिया का यूज 5% गुड्स के लिए हुआ है? हो सकता है क्या, ध्यान दो, फर्स्ट बेंच ध्यान नहीं है क्या बोल रहा हूं, 95% गुड्स यूएसए में बने, सिर्फ 5% कुछ छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स इंडिया में बनाया। इन दैट केस इट वुड बी रॉन्ग, हम लोग उनके पूरे इनकम पर टैक्स लगा रहे, तो हम लोग उनका पूरा इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसका प्रोपोर्शनेटली 5% जो भी आ रहा है अपनी वजह से जो इनको इनकम अक्रू हुआ है, वो हम लोग टू दैट एक्सटेंड हम लोग टैक्स लेवी करेंगे, बट हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे तो कोई भी इंडिया आएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इंडिया के बाहर जाएगा और टैक्स ही नहीं भरेगा, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट को रीजन चाहिए टैक्स कलेक्ट करने का, एंड दिस इज वन ऑफ दी वेरी गुड रीजंस कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो नेक्सस कनेक्शन अक्रूवल इंडिया से भी थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत तो हुआ है। कैन यू रीड दिस, सेल कहां किया इसने, यूएसए में सेल किया, सब कुछ इंडिया के बाहर ही हो रहा है वैसे तो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और स्पेयर पार्ट्स, दिस इज डन इन इंडिया। क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनेट इनकम शैल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया अंडर सेक्शन 911। बताओ समझ में आया, व्हाई प्रोपोर्शनेट, गलत होगा पूरे इनकम पे टैक्स लगाना, ठीक है, हमारा हक नहीं बनता है उतना, हम लोग उतना ही मांगेंगे टैक्स जितना प्रोपोर्शनेटली इंडिया में टोटल उनके वैल्यू चेन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, बट अगेन यहाँ डिस्प्यूटेड है। व्हाई डिस्प्यूटेड, बिकॉज बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आपने एकदम क्लियर क्लियर नहीं बोला, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने एकदम क्लियरली इन्होंने बता दिया, एक प्रॉपर सेक्शन लिखे, दैट इज द रीजन। कौन सा श्रीलंका वाला?
बट वो डिस्कस करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा बच्चों ये समझ में आया कि बिजनेस कनेक्शन, एक बार वापस बता रहा हूं, बाहर की कोई नॉन रेसिडेंट का इंडिया से कुछ भी बिजनेस कनेक्शन है, हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग टैक्स लेवी करेंगे, ठीक है। तो बाहर का कोई एंटिटी इंडिया में आके लोकल सब्सिडरी बना रहा है, इंडिया में आके ब्रांच सेट कर रहा है, इंडिया में आके कोई फैक्ट्री लगा रहा है, हम लोग तीनों भी केसेस में बिजनेस कनेक्शन इंडिया से ये अज्यूम करके इंडिया में डीम करेंगे कि अक्रू हुआ है। इज इट क्लियर? अच्छा ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है बच्चों, ये तो समझ में आ गया, इंडिया में हम लोग डीम करें अक्रू हुआ, अक्रू इंडिया में हुआ तो क्या होता है ये बताओ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इफ द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया? अगर इंडिया में अक्रू हुआ है तो फर्स्ट किस बनेगा, चार सिचुएशन में फर्स्ट सिचुएशन बनेगा, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग तीनों जगह टैक्सेबल करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट्स इंडिया को इस तरीके से यूज करके टैक्स नहीं भरेंगे, नहीं चलेगा। वी हैव क्लैरिफाइड दिस इनफ, ठीक है। और एक क्लैरिफिकेशन जरूरी क्यों मैं और बताऊं, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग लॉज होते हैं, वो बोल सकते हैं कि हम हमारे कंट्री में भी टैक्स भर रहे हैं, तुम तुम्हारे कंट्री में क्या करते हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा प्रोविजन ही बन चुका है। अनलेस एंड अनटिल अपने कंट्री ने उनके कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया है, हमारे प्रोविजन एकदम क्लियर है भाई, हम तो टैक्स लगाने वाले हैं। इसलिए जरूरी है, इसलिए और भी जरूरी है बताना। समझ में आया आपको? ठीक है, राइट बच्चों, इफ दिस इज अंडरस्टूड। अब एक दो चीज और बता रहा हूं, बहुत बार क्या होता है पता है, कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में खुद आके बिजनेस नहीं कर रहा है, इंडिया में एजेंट के थ्रू अपना बिजनेस करता है ना। मेनी कंपनीज जो ये कर रहे हैं इंडिया में एजेंट्स अपॉइंट करते हैं और एजेंट उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं। बच्चों अगर आपको बेसिक एजेंसी का रूल पता है, बताओ ना, एजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल को। इंडिया में एजेंट है जो इंडिया में उनके बिजनेस को संभाल रहा है, मतलब वो एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को। वो एजेंट ने खुद किया या प्रिंसिपल ने किया, एक ही बात होती है। दैट्स व्हाई हम लोग वहां पे भी डीबिंग प्रोविजन ऑफ अक्रूल लगाएंगे। यहां आ जाओ मेन चार्ट में, इफ यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, ये देख लो, यहां पे आप एक और एरो कर दो बस, आपको और कुछ नहीं लिखना है। ऑल्सो इंक्लूड्स इंडेंटिंग एजेंट, कंक्लूडिंग एजेंट एंड स्टॉकिंग एजेंट। बच्चों इंडेंटिंग एजेंट जो है ये आपके सारे रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन संभालता है। इंडेंटिंग एजेंट क्या करता है, ये थोड़ा वर्सेटाइल एजेंट है, सारे आपके रेगुलर बिजनेस को संभालता है, उसको बोलते हैं इंडेंटिंग एजेंट। कंक्लूडिंग एजेंट वो होता है जो आपके लिए इंडिया में डील्स कंक्लूड कर रहा है, क्योंकि आपकी पहचान इंडिया में नहीं है, इंडिया में आपके लिए कस्टमर्स लेके आ रहा है, कंक्लूड कर रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, इंडिया में सेल कर रहा है, वो कंक्लूड कर रहा है ट्रांजैक्शंस को। एंड लास्ट देखा स्टॉकिंग एजेंट, मतलब आपका स्टॉक इंडिया में वो संभाल रहा है, स्टॉकिंग एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट है, सारे काम करता है। ठीक है, इंडेंटिंग, कंक्लूडिंग एंड स्टॉकिंग। नीचे नोट लिखा है बच्चों, बहुत सही पॉइंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लैरिफाई करता हूं, सुनो। ये देखो, नॉन रेसिडेंट इंडिया में क्या कर रहा है, एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है, ध्यान दो सभी लोग। ठीक है, अच्छा बच्चों कभी कभी ये हो सकता है क्या कि एजेंट जो ना एक्सक्लूसिव एजेंट, अब एजेंट के दो टाइप्स है, एक्सक्लूसिव, सेकंड इज इंडिपेंडेंट। सुनो अच्छे से, एग्जांपल दूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। एवरीवन प्लीज फोकस, ध्यान कम नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको लगेगा थ्योरी थ्योरी है, बट जरूरी है थ्योरी, उसके बगैर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे आएगा? बच्चों बाहर वाला कौन था, ये नॉन रेसिडेंट था, इंडिया में आया, इंडिया में बिजनेस कर रहा है एजेंट के थ्रू। एजेंट दो तरीके से बन सकता है, एक तो आपने एक्सक्लूसिव एजेंट बनाया ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव एजेंट? लेट मी गिव अ गुड एग्जांपल। सपोज एक नॉन रेसिडेंट, हम लोग एग्जांपल लेते हैं सैमसंग। सैमसंग सैमसंग क्या करती है, सैमसंग ने इंडिया में बहुत सारे डीलर्स का नेटवर्क सेट किया है और वो एक्सक्लूसिव एजेंट है सैमसंग के। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव एजेंट ऑफ सैमसंग? बताओ, कभी देखा है आपने दुकान सैमसंग की है, बाहर नाम सैमसंग ही लिखा है और अंदर प्रोडक्ट सैमसंग की मिलते हैं? लेंस कार्ट नहीं आएगा, लेंस कार्ट नहीं आएगा, लेंस कार्ट बहुत डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। बच्चों क्या बताया मैंने, सैमसंग बाहर दुकान के नाम के बाहर लिखा है और वो अंदर सैमसंग के प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहा है। मतलब वो जो एजेंट है इंडिया वाला, उसने सैमसंग को रिप्रेजेंट करने का एक्सक्लूसिव एक डीलरशिप लिया है, एक्सक्लूसिव डीलर है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है उस दुकान में सैमसंग के अलावा कोई दूसरा ब्रांड नहीं मिलता, सिंपल, एक्सक्लूसिव, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, कितने सारे एप्पल के एक्सक्लूसिव स्टोर्स है, वहां सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है, वो हो गए आपके एक्सक्लूसिव एजेंट। 100% वो जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो एजेंट के थ्रू, वो पूरा किसको मिल रहा है? सैमसंग को मिल रहा है, टैक्सेबल, क्लियरली टैक्सेबल। ये डीम टू अक्रूव इन इंडिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बट नॉट हियर इन दिस केस, यहां टैक्सेबल होता है, इधर नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट क्या, सुनो, अब अगर आप कभी रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल में गए, रिलायंस डिजिटल गए कभी, या टाटा क्रोमा, ठीक है बच्चों, टाटा क्रोमा और डीलर्स लाइक रिलायंस डिजिटल, यहां अगर आप जाते हो और चेक करते हो, यहां पे क्या होगा बताएं, यहां पे दे हैव पार्टनरशिप विद मेनी ब्रांड्स। तो इनके शॉप में जाने के बाद में कोई कस्टमर को एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए, मिलेगा, सैमसंग का चाहिए, मिलेगा, ओप्पो चाहिए, मिलेगा, वीवो चाहिए, मिलेगा। तो वो क्या करे बताए, वो हाउस ऑफ ब्रांड्स है। क्या है? हाउस ऑफ ब्रांड्स, मतलब उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे। तो ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है ना बच्चों। अब ये बताओ ना, ये अगर टाटा क्रोमा का इनकम हम लोग डिस्कस करें, तो टाटा क्रोमा का इनकम जो है वो यहाँ पे ये अलग अलग ब्रांड्स को टैक्सेबल नहीं होगा। रीजन बताओ, सोचना है आपको। फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है ऐसा? थिंक फर्स्ट और सेकंड केस में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो सी बच्चों, एक सिंपल चीज बताओ, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन टैक्स, अब वो टैक्स कोई भी दो, उनको ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर सैमसंग ने इंडिया में एक्सक्लूसिव स्टोर से बेचा, तो इनकम सैमसंग का है, ऐसा हम लोग मान के डीम करे कि वो इनकम इंडिया में करने की वजह से आप अक्रूवल या जो भी है वो डीम करे कि इंडिया में हुआ है, भले आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, तो सैमसंग को क्या बोलेंगे अपन कि ये डीम टू अक्रूव इन इंडिया हुआ है, ये इनकम पे आपको टैक्स लगेगा, बिकॉज इवन इफ यू नॉन रेसिडेंट, आपका ये इंडिया में अक्रूवल आ गया तो फर्स्ट केस बन गया टैक्सेबल। ओके, गवर्नमेंट को टैक्स मिल चुका है। नाउ व्हाट हैपेंस इन सेकंड केस, अब ये टाटा क्रोमा जब ये सेल करता है, तो ऑब्वियसली बच्चों टाटा क्रोमा को हम लोग टैक्स लगा रहे हैं। टाटा क्रोमा कौन है? टाटा क्रोमा एक इंडिपेंडेंट डीलर है, इंडिपेंडेंट एजेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब बेसिकली वो किसी का एक एक्सक्लूसिवली वो एजेंट नहीं है, वो सारे के सारे ब्रांड्स को हाउस कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑलरेडी हम लोग टाटा क्रोमा के इनकम में टैक्स लगाएंगे। समझ में आए के बाद तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, यहाँ पे वापस हम लोग बोलेंगे उनको टैक्स लगाओ। फॉर दैट रीजन हम लोग इंडिपेंडेंट डीलर्स को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एनी विच पे टैक्स लगाते ही है, वो उनका इनकम है। इनफैक्ट टाटा क्रोमा वुड बिकम आरओआर, है ना। टाटा आरओआर मतलब रेसिडेंट होता है, कंपनीज के इसमें आरओआर नहीं होता कॉन्सेप्ट, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट होता है वहां पे। ठीक है, तो टाटा क्रोमा रेसिडेंट होने की वजह से हम लोग टैक्स लगा ही रहे उनसे। बात समझ में आएगी आपको? सी यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार वापस बता रहा हूं बच्चों। सी इट वॉन्ट इंक्लूड इंडिपेंडेंट एजेंट क्रोमा, ये हर एक ब्रांड सेल करता है, बट एक्सक्लूसिव एजेंट जो है वो डेफिनेटली इसमें कवर होंगे। वो हम लोग डीम करेंगे कि इनकम उनका ही है। सैमसंग का कोई एक्सक्लूसिव अगर कोई डीलर बन रहा है, वो डीम करेंगे कि सैमसंग का इनकम है। दैट्स व्हाई हम लोग एज ए नॉन रेसिडेंट भी उन पे टैक्स लेवी करेंगे, बिकॉज इट इज डीम टू अक्रूव इन इंडिया। इज इट क्लियर? क्यों? क्रोमा सेल कर रही है तो क्रोमा का जो भी प्रॉफिट हो गया उस पर टैक्स लगेगा उसको। हाँ, 100% प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, उसका भी प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा, दोनों पे लग रहा है, सेम है, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है। उन पे टैक्स नहीं लगेगा ऐसे नहीं बोला मैंने। इन दैट केस मेन कंपनी जो नॉन रेसिडेंट, उन पे टैक्स नहीं लगेगा, यहां से टैक्स हम लोग ले रहे हैं ना। नहीं, डबल टैक्सेशन कैसा होगा? ऑलराइट बच्चों, समझ में आया क्या सबको क्या बताया मैंने? एवरीवन, तो टैक्स कोई भी पे करो, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब होता है। एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पे हम लोग डबल डबल टैक्सेशन होता है, इसलिए हम लोग लेवी नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट एजेंट को हम लोग इसलिए इस केस में से हटा रहे हैं। इज इट क्लियर? अरे बोलो बच्चों, एक बार वापस समरी बता रहा हूं, देख लो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ सेलेक्टेड केसेस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे इनकम इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सबसे फर्स्ट सेक्शन कौन सा सीख रहे हैं? 911, है ना। उसमें हमने अभी क्या सीखा, बिजनेस कनेक्शन इंडिया का मतलब क्या है। तीन तरीके से बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, पूरा ध्यान दो। या तो इंडिया में बाहर का कोई एंटिटी लोकल सब्सिडी बना रहे हैं, या तो इंडिया में आप कोई ब्रांच लगा के बिजनेस कर रहे हो, या तो इंडिया में आप फैक्ट्री सेट करो और फैक्ट्री के थ्रू आप बिजनेस करो। अब फैक्ट्री लगाया तो जितना प्रोपोर्शनेटली अपने इंडिया में बनाया उतना प्रोपोर्शनल इनकम टैक्सेबल होगा। क्लियर? उसमें क्लियरली और आगे बोल रहे हैं एजेंट्स के थ्रू बिजनेस करते हैं वो भी आएगा। कौन से एजेंट्स? इंडेंटिंग एजेंट, कंक्लूडिंग एजेंट, स्टॉकिंग एजेंट, बट इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं लाने का। खत्म?
चलो, अब बच्चों ये जो बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, इस पॉइंट के तीन एक्सेप्शंस है। काफी बड़ा पॉइंट है, ठीक है। यही पॉइंट के तीन एक्सेप्शंस है। तीन एक्सेप्शंस कौन से? परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं एवरीवन। ये एग्जांपल देखो, आप देखो कैसे कंफ्यूज होगा। यूएसए का एक पर्सन, ठीक है, यूएसए का एक पर्सन है, ठीक है, ये ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट है। ये आता है इंडिया, इंडिया में आ गया राजस्थान। राजस्थान में आके ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीज खरीदता है, एंटिक चीजें, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे राजस्थान से बहुत सारे गुड्स एंड आर्टिकल्स ये परचेज करता है। अब प्रॉब्लम क्या, सुनना एवरीवन लिसन, ध्यान दो बच्चों, कंसंट्रेशन ड्रॉप मत करो, फर्स्ट बेंच बार बार बोल रहा हूं। बाहर का कोई नॉन रेसिडेंट टूरिस्ट है, इंडिया आता है 10-15 दिन घूमने के लिए, राजस्थान से बहुत सारा सामान परचेज करता है, ठीक है। और उसका इंटेंशन क्या पता है, उसकी खुद की शॉप है यूएसए में, वहां पे उसको बेचना है। यूएस में एक दुकान है, वहां पे उसको सेल करना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है पता है, राजस्थान का जो डीलर है वो तो रेसिडेंट है ना। ये सेलर कौन है, रेसिडेंट है। जो बायर है वो कौन है, ये नॉन रेसिडेंट, जो यूएसए वाला जो पर्सन था ये है बायर, और ये कौन है, नॉन रेसिडेंट। बच्चों अब थोड़ा बताओ, बाहर का कोई फिरंगी इंडिया आ गया, राजस्थान के किसी लोकल शॉप में चला गया, और राजस्थान के किसी लोकल डीलर से जो रेसिडेंट इंडिया का, उससे सामान परचेस कर रहा है, ठीक है। सामान परचेस करेंगे तो उसको बोलता है भैया एक काम करो, इतना सारा सामान मैं लेके नहीं जा सकता हूं फ्लाइट में, आपने ये सामान मेरे को शिप कर दो यूएसए, एक्सपोर्ट करो, मैं पैसा पे कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये सामान हो गया एक्सपोर्ट, इंडिया से ये सामान कहां आ गया, यूएसए आ गया, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया, बराबर। ओके, उसने खुद से सेलेक्ट किया, पेमेंट कर दिया और उसने भेज दिया, है ना, शिप में सामान कहां आ गया, यूएसए। अब वो सामान सेल कर रहा है यूएसए में, कौन, यूएसए वाला, जो नॉन रेसिडेंट इंडिया का, यूएसए वाला जो रेसिडेंट है वो यूएसए में सामान सेल करता है। अब आपको बोलना है ये पूरे ट्रांजैक्शन का क्या इंप्लीकेशन है। अपनी गवर्नमेंट यहां पे क्या ये बोल सकती है, अरे तू नॉन रेसिडेंट है, अरे तू इंडिया आया और तूने इंडिया से सामान खरीदा, यूएसए लेके गया और यूएसए में सेल कर रहा है। आप यूएसए में भले ही सेल कर रहे हो बट वो चीज इंडिया की है, तो इंडिया से अक्रू हुआ है क्या? हाँ, हाँ, गुड्स उसने अल्टीमेटली यूएस में सेल किया, राइट। तो हम लोग की गवर्नमेंट वहां पे टैक्स लगाएगी क्या? गुड्स इंडिया के थे। अभी देख लो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा, गुड्स कहां के थे, इंडिया के थे। राजस्थान से सामान खरीद रहा है वो सामान, और राजस्थान से जो सामान खरीदा है वो यूएसए में 4-5 टाइम्स सेल कर रहा है, प्राइस इंक्रीज करके, जिससे परचेज किया उसके इनकम पे टैक्स डेफिनेटली लगेगा। वेरी गुड, गुड पॉइंट। ओनरशिप ट्रांसफर होगी, वो उसका कुछ भी करो, ओके। तो क्या बोलना है आपका, तो वो यूएस में जो बेच रहा है उसकी इनकम में हम लोग टैक्स लगाएंगे क्या? हाँ, नहीं लगाएंगे, राइट। बच्चों लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट, ध्यान से सुनना। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट इवन पॉसिबल टू ट्रेस वो क्या कर रहा है यूएस में सामान का, वो अपने घर में रख रहा है, बेच रहा है, अपनी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? और इट वुड बी स्टूपिड टू लेवी टैक्स हियर। बेवकूफों में गिनती होगी हमारी अगर हम लोग उनको बोलेंगे टैक्स भर, ठीक है। एक सेकेंड, वो बोलेगा मैं बेचा ही नहीं गुड्स, क्या करोगे, है ना। वो बोलेगा मैं घर पे सजा कर रखा हूं, क्या कर लोगे आप? देखो मैं आपको एग्जांपल पूरा क्लियरली बताता हूं। ये यूएसए वाला जो अपना नॉन रेसिडेंट है, और ये इंडिया वाला, राजस्थान वाला जो रेसिडेंट है, एग्जैक्टली क्या होता है, इसने क्या किया, ये इसने गुड्स सेल किए, बराबर। ये कौन है, सेलर है, और ये कौन है, बायर है। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो, व्हाट विल हैपन ऑन दिस ट्रांजैक्शन, ये इंडिया के जब सामान खरीद रहा है, इस इवेंट पे टैक्स कैसे लगेगा ये बता दो। ये इंडिया का जो राजस्थान का जो डीलर है, इसने भी कुछ पैसा कमाया होगा, डेफिनेटली। सपोज इसने, राजस्थान में डीलर ने बाय किया था इस चीज को से 2,000 रुपए में, और इसको सेल किया से 8,000 रुपए में। कितने में खरीदा, 2,000 में। कितने में बेचा, 8। इसका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2,000 का 8,000 में बेच रहा है, ठीक है। राजस्थान का कोई मारवाड़ी डीलर है। अब इसने जो भी कमाया बच्चों, इसकी इनकम कौन से में टैक्सेबल होगी? 8,000 में बेच रहा है, 2,000 का खर्चा, प्रॉफिट कितने का, ये 6,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, इट वुड बी कंसिडर एज हिज बिजनेस इनकम, बिजनेस कर रहा है वो,
ठीक है, तो बिजनेस इनकम में तो रेसिडेंट है, इसको तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स लगा चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स लगा रही है, ये इवन टैक्सेबल हो चुका है। अब 8,000 में ये गुड्स खरीदने के बाद, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद, ये अपने देश में जाके कुछ भी करो, हमारा लुकआउट ही नहीं है। हमने ऑलरेडी इंडिया के सोर्स से जो भी हो रहा है उस पर टैक्स लगा दिया है। समझ में आया? अब वो एक्सपोर्ट करने के बाद ये अपने घर में सजाओ, यूएस में जाके बेचो। अपनी गवर्नमेंट उसको बोल नहीं सकती यार कि भाई तूने यूएसए में बेच के ज्यादा पैसा कमाया, हमें टैक्स है। उनकी गवर्नमेंट का राइट होगा वहां पे। अपना सीन यही खत्म हो गया। ठीक है, इसको इसने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ टैक्स नहीं लगेगा। फालतू में बोलो मत ये इंडिया से जड़ इंडिया से है इसकी, और इसलिए बेचोगे तो इंडिया हम लोग टैक्स लगाएंगे। हम लोग ट्रैक भी कैसे करेंगे यार इसने क्या किया गुड्स का? अपना असेसिंग ऑफिसर वहां जाएगा क्या पूछने के लिए उसको कि भाई तूने कितने में बेचा? इट विल बी वेरी स्टूपिड अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है तो। वहां के टैक्स प्रोविजन हम लोग नहीं कंट्रोल करते हैं, यहां तक कि हम लोग कंट्रोल करेंगे। एक्सेप्शन में फर्स्ट पॉइंट समझा क्या? परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स। इंडिया में खरीदा, बाद में क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। इंडिया में जब परचेज किया, वो बाइंग और सेलिंग के ट्रांजैक्शन में टैक्स लग चुका है। अब जब एक्सपोर्ट हो रहा है उसके बाद वो क्या कर रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। कैन यू रीड द एग्जांपल गिवन हियर इन द नोट्स? कलर नोट्स में आ जाओ, यहां पे एग्जांपल लिखा है एक्सेप्शंस। इनकम इज नॉट डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, गड़बड़ मत करो। हाँ, नहीं सीजी, इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में क्या बन रहा है और वो एग्जैक्टली क्या बना रहा है पहले परमिशन लेना पड़ता है। पूरे वैल्यू चेन में प्राइस कितना है उसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। कौन से केस में? ये वाले केस में। हाँ, शॉपकीपर क्या कर रहा है? हाँ, शॉपकीपर तो आरओआर है, यूएसए में अक्रू हुआ है, अराइज हुआ है वहां पे। शॉपकीपर यूएसए जाके बेच रहा है बोल रहे ना तू? नहीं, दैट डजंट मैटर। अक्रूवल, क्योंकि सेल बाहर हुआ है, सेल बाहर हुआ है। ये समझ में आया क्या बच्चों आपको? दिस इज अ वेरी सिंपल केस, बोलो जल्दी से। ठीक है बच्चों, अच्छा चलो ठीक है, इसका एक केस लेते हैं अभी जो उसने पूछा है, ये देख लो। ये सपोज इंडिया का रेसिडेंट आरओआर है ना, राजस्थान वाला, क्या करता है? ये इसने सपोज गुड्स परचेस किया, बाय किया इसने से 5 लाख में, और ये जा रहा है यूएसए। यूएसए जाके सोल्ड इन यूएसए, ये खुद गया यूएसए, यूएसए में जाके बेचा इसको 15 लाख में। क्या करोगे? सोच समझ के बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आरओआर है, आरओआर कहां गया? यूएसए। यूएसए जाके बेच रहा है और वहां पे पैसा मिला। बोलो यहाँ पे अक्रूल कहां हुआ? अक्रूड आउटसाइड इंडिया बिकॉज सोल्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, रिसीव कहां हुआ? आउटसाइड इंडिया। बट है कौन भाई साहब? आरओआर है, क्योंकि ये आरओआर है, हम लोग इसकी इनकम में टैक्स लगा देंगे। समझा? ठीक है, और सपोज ये अगर एनआर बनता है तो, सपोज ये एनआर है तो ये बाहर जाके क्या करे, हमें उससे क्या लेना देना? जो अभी वाला केस है वही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो बच्चों यहाँ पे एक चीज और, व्हाई इज इट नॉट अक्रूड इन इंडिया, ये बता सकते हो? देखो ये सेल कहां हुआ है वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अक्रूवल के लिए मेन चीज क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स कहां बेच रहे हो, सर्विसेज कहां रेंडर करो, ये यूएसए में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अक्रूड इन यूएसए। और एक चीज बताओ आपको, खास चीज, इसने जो बाय किया 5 लाख में, इसको जो भी पर्सन ने सेल किया होगा वो ट्रांजैक्शन पे भी इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। तो हर एक चीज हमने यहां तक तो टैक्स लगा ही दी है। अब आगे का खेल भी टैक्सेबल हो गया बिकॉज इज आरओआर। हर एक चीज का आंसर है। यूएसए में टैक्स लगाएगा क्या वो हमें नहीं पता, हम लोग तो टैक्स लगाएंगे। हमारे प्रोविजन तो कुछ ज्यादा ही है, हमारी गवर्नमेंट के ज्यादा नखरे हैं, हम हर इवेंट को टैक्स करते हैं। ठीक है, हमारा फेवरेट हॉबी है गवर्नमेंट का टैक्स लगाना। सांस लेने पे भी गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स लगाना चालू कर देगी, कैसा लग रहा है मेरे को। बच्चों ये आपको समझा क्या फर्स्ट एक्सेप्शन? ठीक है, दिस इनकम इज नॉट अक्रूड इन इंडिया। अरे बोलो जल्दी, देखो बहुत सिंपल पॉइंट है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस फर्दर। बच्चों इंडिया में खरीदने के बाद में अगर ये इंडिया के बाहर जाके क्या कर रहा है वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। सही है क्या? इंडिया के बाहर ये खुद पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, कहीं बेच रहा है, दैट इज नॉट आवर लुकआउट। बट अगर ये इंडिया में इंडिया के कोई डीलर से खरीद रहा है, हम लोग उसकी इनकम पर तो टैक्स लगा ही रहा है एनी विच में। राजस्थान का डीलर जो बेच रहा है उसको तो टैक्स लग ही रहा है। अब देख लो एक्सेप्शन में सेकंड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी पॉइंट, थोड़ा ध्यान दो, बहुत जल्दी समझेगा।
ठीक है, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। नाउ लिसन बच्चों, कल एक बहुत सही चीज हुई। कल इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीती, वुमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, वो मैच कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था। मुंबई में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, क्या ये बहुत बड़ा न्यूज है? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है ये न्यूज पूरे अलग अलग कंट्रीज के न्यूज़पेपर में छपेगा क्या? डेफिनेटली हर जगह छप रहा है। यूएसए में न्यूज है, ये जापान में छप रहा है, साउथ अफ्रीका में छप रहा है, पाकिस्तान वाले भी पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अब अपनी गवर्नमेंट क्या बोल रही है पता है? ये न्यूज जो आपने छापा है ये इंडिया का न्यूज है, और क्योंकि ये इंडिया का न्यूज है तो आपके न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज थे उसमें से इंडिया का जो परसेंटेज बनता है वो आपके इनकम पे हम लोग लगाएंगे टैक्स। ये होंगी सबसे बड़ी बेवकूफी। छोड़ दिया इसको यार, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक दिस कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। अगर कोई इंडिया का न्यूज कहीं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छप रहा है उस पर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, ये बोल के कि दिस इज डीम टू अकर इन इंडिया। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? न्यूज और व्यूज जो होते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ व्यू किसी का है, से फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है ना, या फिर कोई म्यूजिशियन है, किसी का कोई 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 पॉलिटिशियन है, उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू छप रहा है। से नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में कोई स्पीच में कुछ चीज बोल दी, वो यूएसए के पेपर में छप रहा है, हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे यार। ये बोलेंगे कि आपने इंडिया से अक्रू हुआ न्यूज और व्यूज वहां शेयर किया, आप पैसे कमा रहे हो इंडिया के कोई पर्सन से, नहीं लगेगा भाई। वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, वाई? बिकॉज ये भी सोचो, हम लोग भी अपने कंट्री के न्यूज़पेपर्स में अलग अलग कंट्रीज की न्यूज छापते हैं, तो वो भी टैक्स लगना चालू कर देंगे फिर, है ना? फॉर दैट रीजन इट इज, एंड ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। उनके न्यूज़पेपर में इंडिया की न्यूज से उन्होंने कितना पैसा कमाया, कैसे निकालोगे यार प्रोपोर्शनेटली भी? डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टास्क है। छोड़ दिया इसको, एग्जाम एग्जाम है। बात समझ में आई? हाँ, अक्री हुआ है ना इंडिया में, अक्री होता है, बट हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली नहीं हो रहा है। हाँ, डीम करे नहीं हो रहा है। हाँ, अगर पैसा इंडिया में रेसे हो तो हम लोग टैक्स डेफिनेट लगेंगे 100%। वी आर ओनली डिस्कसिंग अक्रूवल, है ना? अच्छा बच्चों, समझ में आया क्या सबको? इधर सभी लोग ध्यान दे रहे हो क्या बता रहा हूं? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, एक्सेप्शन है, ये भी अक्रियो नहीं हुआ है बोल रहे हैं, शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स। कैन यू जस्ट टेल मी क्या हो सकता है? हाँ, हॉलीवुड की मूवी इंडिया में कुछ सीन्स शूट हुए, ठीक है, तो और वो पूरे वर्ल्ड वाइड वो मूवी से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी थी स्लम डॉग मिलनर, पता है आपको? ऑस्कर विनर, ठीक है, और उसके लिए ए आर रहमान को ऑस्कर मिला था वैसे। अच्छा, और रसूल नाम के एक और पर्सन थे, टेक्नीशियन, उनको भी ऑस्कर मिला था उस साल में, दो लोगों को ऑस्कर मिला था। अच्छा बच्चों, मेन मेन मुद्दा क्या है, वो मूवी की पूरी शूटिंग इंडिया में हुई है। स्लमडॉग मिलियनेयर पूरी मूवी की शूटिंग इंडिया में हुई है, और वो मूवी के लिए जो रिकॉग्निशन मिला है, जो पैसे उन्होंने कमाए, वर्ल्ड वाइड कमाए, है ना? बट बच्चों अगेन, हम लोगों की गवर्नमेंट उस इनकम पे टैक्स नहीं लगाएगी। वाई? बिकॉज हमने ये डीम किया है, ये एक्सेप्शन में लिखे है कि कोई सिनेमा फिल्म अगर इंडिया में शूट करके पैसे कमाता है, हम लोग नहीं लगाएंगे टैक्स। ऐसा क्यों? बिकॉज देर इज अगेन रेसिप्रोकल सिचुएशन एज वेल। इंडिया के कितने सारे फिल्म्स इंडिया के बाहर शूट होते हैं, उस केस में हम लोग अपना टैक्स थोड़ा ना छोड़ेंगे, ठीक है? सो उस रीजन की वजह से शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म्स को हम लोगों ने इस कैटेगरी में नहीं लगाया। एक और चीज यार, कोल्ड प्ले के कितने सारे गाने इंडिया में शूट हुए, है ना? देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड एज हिम फॉर द वीकेंड, वो इंडिया में शूटिंग हुआ उसका पूरा, और बहुत पैसा कमाया यार उसने, यार यूट्यूब पे डाल के, और बहुत उसने पैसा कमाया, ठीक है? बच्चों अगर कोई बाहर का कोई म्यूजिशियन या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंडिया में आके कोई सीन शूट कर रहा है और वापस जाके पैसे कमा रहे हैं पूरी दुनिया से, हम लोग टैक्स नहीं लगाने वाले। इज इट क्लियर? कैन यू रीड ऑल द एक्सेप्शंस? वहां पे लिखे हर एक एक्सेप्शन, अच्छे से पढ़ो चलो। सेल हुए, सेल हुए। प्रोड्यूशन में हम लोग जबरदस्ती मानते हैं अक्रूवल, जैसे कि स्पेयर पार्ट का केस है। नहीं तो हम लोग डीमिंग प्रोविजन इसलिए तो लिखा है।
हो गया? पढ़ा क्या बच्चों सबने? एवरीवन क्लियर है पॉइंट? अरे बोलो बच्चों। अभी एक चीज बताओ, क्या हमारा कितना पॉइंट हुआ है? ये जो सेक्शन 911 है उसमें से 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट बताया अभी, ये वाला, इतना ही हुआ है। ठीक है, एक बार समरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसा कौन सा इनकम है जो इंडिया में डीम करे अक्रू है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिकॉज अगर हम लोग डीम करें कि इंडिया में अक्रू है तो हमारे पास रीजन है टैक्स लेवी करने का। किसी को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ टैक्स लगेगा, स्पेशली नॉन रेसिडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा है? 3 केसेस में जब कोई बाहर वाला इंडिया से पैसा कमा रहा है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से, टैक्स लगेगा। कौन से 3 केसेस? बाहर वाला इंडिया में आके सब्सिडरी बना के पैसा कमा रहा है, बाहर वाला इंडिया में आके ब्रांच के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, बाहर वाला इंडिया में आके कोई फैक्ट्री लगा के वो प्रोडक्शन करके पैसा कमा रहे हैं। ये तीनों भी केसेस में डीमिंग दैट कुछ कनेक्शन इंडिया से, अक्रूल इंडिया में। बट इन दिस लास्ट थर्ड केस, अगर फैक्ट्री लगा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा कितना परसेंट प्रोडक्शन इंडिया से हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें एक दो चीजें और क्लैरिफाई किया। एजेंट के थ्रू करते हो वो भी टैक्सेबल है। कौन से एजेंट्स? इंडेंटिंग एजेंट, कंक्लूडिंग एजेंट एंड स्टॉकिंग एजेंट्स। ये कुछ भी अगर इंडिया से कर रहे हैं टैक्स लगेगा। इसमें इंडिपेंडेंट एजेंट्स को छोड़ दिया, बिकॉज वहां पे वो गवर्नमेंट आरओआर कंसीडर करके उनको टैक्स लगाती है वैसे भी। क्लियर है? अच्छा बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक दो चीज और मैंने बोली है कि 3 केसेस जहां पे हम लोग नहीं ये अजम्पशन करेंगे कि अक्रू हुआ है। फर्स्ट क्या है? परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट्स। मतलब इंडिया में आया, परचेस किया और वो इंडिया के बाहर लेके गया, इंडिया में आके परचेस करा, उस इवेंट पे तो हम लोग टैक्स लगा ही रहे रेसिडेंट को। जो रेसिडेंट, जो राजस्थान का जो डीलर था जो उसने बेचा, उस पर तो हम लोग वो वहां तक तो टैक्स लग ही गया। उसके बाद में वो अपने देश में लेके जाके क्या कर रहा है उससे हमें कुछ लेना नहीं। सेकंड, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। इंडिया की क्यों कोई न्यूज छपती है इंटरनेशनल अलग अलग न्यूज पेपर्स में, मैगजीन्स में, हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। एंड लास्ट इज शूटिंग ऑफ सिनेमा फिल्म। कोई पूरी मूवी की शूटिंग भी यहाँ क्यों ना हो जाओ, हम लोग टैक्स नहीं लगाने वाले हैं। कोई पार्ट ऑफ द सीन भी शूट हो रहा है तो भी हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। समझा? इज इट इजी? ऑलराइट बच्चों, ये अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया, ये देख लो सेकंड क्या लिखा है। एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। कितना इजी पॉइंट है ये, मैं तो आपको ऐसे ही बता देता हूं, बाद में हम लोग रीड कर सकते हैं। सुनो, एक नॉन रेसिडेंट है, इमेजिन दिस, क्योंकि मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आपको वहां लिखा हुआ एग्जाम्पल पढ़ना है बाद में। इमेजिन दिस, एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है? वो नॉन रेसिडेंट क्या करता है? इंडिया में आता है और एक प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है दिल्ली में। इंडिया में आया, दिल्ली में एक प्रॉपर्टी परचेस किया, ठीक है, एक घर परचेस कर लिया। उस घर को उसने किराए पे दे दिया, ठीक है? और वो क्या कर रहा है पता है? पूरा का पूरा पैसा उसको यूएसए में मिल रहा है किराए का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉन रेसिडेंट इंडिया आता है, दिल्ली में एक घर परचेस करता है, घर को किराए पे दिया। घर को किराए पे देने के बाद में बच्चों जो भी उसको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो सब उसको यूएस में मिला। बोलो रिसीव कहां हुआ? यूएस, आउटसाइड इंडिया। अक्रिय कहां हुआ? इंडिया में। क्यों? वो नॉन रेसिडेंट ने यूएसए की कमाई से घर खरीदा ना। देखो इन्होंने एकदम क्लियर बोला, तो एकदम सीधा सीधा है, इसमें ज्यादा कुछ मेरे को एफर्ट भी लेना नहीं। प्रॉपर्टी कहां की है? इंडिया की। अक्रिय कहां हुआ? इंडिया। तो हम लोग टैक्स लगाएंगे क्या? हाँ या ना? बिल्कुल लगाएंगे। इसमें ये देखो बच्चों, अलग अलग केसेस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है? सुनो अच्छे से। यूएसए वाला एक पर्सन है, इंडिया आया, इंडिया में दिल्ली में एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस की और इसको रेंट पे दिया, रेंट पे दिया, किराए मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, ये रेंट इज रिसीव्ड इन यूएसए, आउटसाइड इंडिया, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट यहां पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों? इसने किससे रेंट लिया पता है? इसने किसको किराए पे दिया पता है? इसने किराए पे दिया एक जापान के पर्सन को। बताओ, यूएसए का पर्सन, ये कौन हो गया? नॉन रेसिडेंट हो गया अपने लिए, ठीक है? और इसने किराए पे भी किसको दिया? जापान के पर्सन को, ये भी कौन हो गया? नॉन रेसिडेंट। ऐसा चलता है। यूएसए का पर्सन इंडिया में आके प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे दे रहा है जापान के पर्सन को, चलता है। अपनी गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का बहाना क्यों मिल गया? किराएदार यूएसए का नहीं है, किराएदार सॉरी किराएदार इंडिया का नहीं है, जापान का है ना? प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो यूएसए का है। अपनी गवर्नमेंट कैसे यहाँ पे बोल रही है भाई टैक्स उधर को भरना ही पड़ेगा? क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया के, डीम टू अक्रू इन इंडिया।
खत्म, क्लैरिफाई कर दिया पहले। प्रॉपर्टी जिधर की होती है उधर ये डीम हो रहा है, अक्री होगा। आपने किसको दिया, आपका टेनेंट कौन है, इंडिया का है, इंडिया के बाहर का है, एलियन है, फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या लेना देना। ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ की है, दिल्ली की, खत्म हो गई बात। दैट्स व्हाई अक्रूड इन इंडिया। इज इट क्लियर बच्चों? देख लो, क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं। आप प्रॉपर्टी किसको दे रहे हो किराए पे, उससे कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इज इट ऑल्सो पॉसिबल, देख लो, यूएसए का पर्सन इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद के उसको किराए पे दे रहा है, जापान के पर्सन को रेंट रिसीव हो रहा है, सपोज कोई तीसरे कंट्री में, यूके में रिसीव हो रहा है रेंट, बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी इज स्टिल इन इंडिया, अक्रूवल इज इन इंडिया, खत्म। कैन यू रीड द एग्जांपल? पढ़ा क्या सबने? कैन यू हेल्प मी विद द लास्ट केस, खुद से बता सकते हो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। वही सेम, यूएसए का पर्सन इंडिया के दिल्ली में घर परचेस करता है, वो घर को बेच दिया, घर को क्या किया, घर को बेचने में कौन सा सोर्स में इनकम आता है, कौन से हेड में आता है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट हो, क्या आएगा, घर को किराए पे दिया तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा, और इसको बेच दिया तो कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा, क्यों, प्रॉपर्टी कहां की है, इंडिया की। अब वो किसको बेच रहा है फर्क नहीं पड़ता, यूएसए के पर्सन को बेच दिया, जापान के पर्सन को बेच दिया, इंडिया के पर्सन को बेचा, किसको भी बेचो फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी जिधर रखी है उधर ही अक्री हुआ है। इज इट क्लियर? प्लीज रीड एवरी एग्जाम्पल देयर, ये सब पढ़ो। कहां से पढ़ रहे हो, पढ़ो मतलब, प्रिंट हुआ क्या हो कलर नोट्स में? हे भगवान, किधर है, यही है ना? हाँ ठीक है, पढ़ा सबने, बोलो बच्चों, अब भी कंप्लीट हुआ अपना 911 फर्स्ट पॉइंट। अभी बाकी के पॉइंट्स भी जल्दी खत्म हो जाएंगे 25-30 साल में। वन मोर पॉइंट एंड देन हो गया बस, बस 8 मिनट और, थैंक यू। ऐसे सिंसियर स्टूडेंट्स चाहिए जो बिल्कुल बात नहीं करते और पढ़ा बोलते हैं, कुछ नहीं बनते खिचड़ी। ये देख लो सेकंड केस, सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। बच्चों ये देख लो, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूं, सुनो। सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, एक्चुअली दिस इज अ मच इजियर पॉइंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही है, देख लो यहाँ क्या लिखा है, एग्जाम्पल पे आ जाओ सभी लोग, एवरीवन। सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। बच्चों मिस्टर ए कौन है, ये नॉन रेसिडेंट, ठीक है, इसका एम्प्लॉयर है गूगल, ये भी कौन है, नॉन रेसिडेंट। सपोज कोई गूगल के लिए काम कर रहा है यूएसए में ही, बहुत टाइम से यूएसए में ही रहता है, तो ये यूएसए का रेसिडेंट हो गया, इंडिया का नॉन रेसिडेंट है। इंडिया का कौन है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ये क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे गूगल उसको इंडिया भेज रही है। बच्चों ये आपको थोड़ा बहुत ना फेमा याद आएगा, बट याद नहीं करने का, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनो, फेमा में भी ये बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, यहाँ पे थोड़ा इसको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सभी लोग यहाँ ध्यान दो। यूएसए में जो जॉब करने वाला जो पर्सन था ना, उसको गूगल बोलती है भाई तेरे को कुछ दिन इंडिया जाना पड़ेगा कुछ काम के लिए, ठीक है। सपोज इंडिया सिर्फ 2 महीने के लिए आ रहा है, कितने महीने के लिए, यहीं रुक जाओ और बताओ ये पर्सन अभी तक कहां था, यूएसए, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर में इंडिया आया 2 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, कैलकुलेट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडियन सिटीजन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा इंडियन सिटीजन है सपोज, तो क्या होगा, इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट कर रहा है, क्या होगा, इन दैट केस ऑल्सो व्हाट विल यू डू, आप फर्स्ट कंडीशन लगाओगे, फर्स्ट कंडीशन मीट कर रहा है क्या, नॉन रेसिडेंट है। और अगर इंडियन सिटीजन नहीं है तो दोनों कंडीशन लगाओ, दोनों कंडीशन लगा के भी नॉन रेसिडेंट बना, सिर्फ 2 महीने के लिए आया ना,
सेकंड कंडीशन क्या है? 60 डेज तो है, बट पहले के 4 साल में 365 नहीं हो रहे, अभी आए, अभी तक था ही नहीं इंडिया में। 2 महीने के लिए गिन के इस साल नॉन रेसिडेंट है, एवरी केस में नॉन रेसिडेंट है। सुन लो सुन लो, ये जो 2 महीने इंडिया आया ना बच्चों, इंडिया क्यों आया? क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने इंडिया में गूगल का कुछ इंडिया का जो बिजनेस था वो 2 महीना संभालने के लिए भेजा है। मेरी बात को अच्छे से सुनो, इसको जो पगार मिल रहा है पूरे साल का, उसमें से 2 महीने का पगार इंडिया के काम के लिए मिल रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये इंडिया आया 2 महीने, इंडिया 2 महीने घूमने के लिए नहीं आया, इंडिया 2 महीने काम ही कर रहा है। किसके लिए? गूगल के लिए। गूगल का जो इंडिया में बिजनेस था 2 महीना वो संभाल रहा है ना? यहाँ लिखा है 2 महीने के जो सर्विसेज है वो गूगल के इंडिया के बिजनेस के लिए, बिकॉज वो इंडिया के बिजनेस को सर्व कर रहा है। दैट्स वाई अक्रूवल 2 महीने के सैलरी का इंडिया में हुआ है। इसलिए इसके पूरे 12 महीने के पगार में से 2 महीने का पगार जो इंडिया में कमाया है वो हम लोग लगाएंगे टैक्स। देख लो यहाँ लिखा, सैलरी ऑफ 2 मंथ्स शैल बी डीम्ड एज अक्रूड इन इंडिया। बच्चों बात समझ में आई क्या? हाँ है ना? यहाँ पे एक है ना, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है। क्या कंट्रोवर्सी हो सकता है मैं बताता हूँ, सुनो। ये देखो, ये केस और ये वाले केस में क्या फर्क है आप बता सकते हो? सोच के बताना, जिसका ध्यान है वो शायद बराबर बताएगा। एक नॉन रेसिडेंट है, इंडिया आया घूमने के लिए, है ना? इंडिया ये ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए, बट है ना ये लैपटॉप लेके आता है और इंडिया में ट्रैवल किया 15 डेज, है ना? 15 दिन जितना भी घूमा, रोज रात को 1 या 2 घंटे ऑफिस का भी काम करता था, वर्क फ्रॉम होम, है ना? बहुत इजी है कहीं से बैठ के काम करना, लैपटॉप ओपन किया ऑफिस का काम किया। कितने दिन? 15 दिन। तो 15 दिन अगर ये अपने ऑफिस का भी काम करता है तो क्या हम लोग बोलेंगे ये 15 डेज का जो सैलरी इट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया? एम्प्लॉयर ने, हाँ एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं बोला, एग्जैक्टली एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं बोला, ये अपना अपना घूमने के लिए आया। हाउ विल आर असेसिंग ऑफिसर इवन ट्रैक दिस? पहली बात, वो तो सबसे मेन चीज है। सेकेंडली बच्चों, ये इंडिया में अक्रिय नहीं हुआ है, क्यों? बिकॉज जब आप इंडिया में आए तो आप इंडिया में आपको जो वीजा मिला है वो कौन से बेसिस मिला? आपको टूरिस्ट वीजा मिला है, आपको बिजनेस वीजा नहीं मिला है। आप इंडिया में अगर बिजनेस वीजा लेके आते हो, जैसे कि वो गूगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया आया 2 महीने के लिए, 2 महीने आप रहना है इंडिया में, तो बिजनेस वीजा लेके आना पड़ेगा आपको, इतने लंबे टाइम के लिए पा रहे हो। तो इन दैट केस आपको 2 महीने का सैलरी हम लोग टैक्स करेंगे। इजी होता है ट्रैक करना। या कैसे ट्रैक करोगे? घूमने के लिए आ रहे, तू लैपटॉप ओपन कर रहा है क्या, काम कर रहा है ऑफिस का? समझ में आया क्या बताया? क्लैरिफाई किया मैंने, राइट? चलो, इज इट इजी? बोलो। बच्चों यहाँ लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, जब भी कोई पर्सन ऐसा आता है काम के सिलसिले में तो वो बिजनेस वीजा लेके आता है, बिकॉज बिजनेस वीजा में ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड कर सकता है। हर कंट्री का अपना अलग हिसाब होता है। इंडिया के लोग दुबई जाते हैं, काम के सिलसिले में भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं। तो घूमने के लिए जो आपको वीजा मिलता है वो 30 डेज का मैक्सिमम मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काम के लिए आपको 6 महीने तक का भी मिल सकता है। घूमने के लिए गए 6 महीना वहीं रुक गए, इलीगल हो जाएगा। समझा क्या? लिखा क्या? ऑलराइट, विल स्टॉप। तो ना अपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछते जाए यार।